सेकंड चैप्टर जो हमारे पास रेडी एंड रेडी का है वो क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट जो है हमारे पास ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर हम बात करें अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की ग्रोथ, क्रॉप की यील्ड को। तो क्लाइमेट हमारे पास एक मेजर फैक्टर जो है वो रहता है। तो क्रॉप ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्राइमरी जो गवर्निंग होती है वो एनवायरमेंटल कंडीशन से होती है, जैसे क्लाइमेट और सॉइल हुआ। इस चैप्टर में हम क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट किस तरीके से क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो ये पैराग्राफ है इसमें कुछ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो दूसरा जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, तो वेदर क्या होता है, वेदर एक स्टेट होती है या कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी भी एक गिवन प्लेस पर एक पार्टिकुलर टाइम में। देखिए, जो वेदर होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास जो है ये रेनी, अगर बारिश पड़ रही है किसी दिन, ठीक है, तो वो रेनी वेदर हो जाएगा। या गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है तो वो हॉट वेदर हो जाएगा, हॉट वेदर कंडीशंस। अगर हमारे पास क्लाउडी है तो क्लाउडी वेदर आ जाएगा। ड्राई है, बहुत सूखा है, वो ड्राई वेदर आ जाएगा, उसको हम क्लाइमेट नहीं कहेंगे। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि हमेशा तो वेदर ड्राई नहीं रहेगा ना, या हमेशा रेनी नहीं रहेगा ना, हमेशा हॉट तो नहीं रहेगा ना। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेदर। वेदर क्या होता है, एक स्टेट होती है या कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की। अब एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है किसी भी एक गिवन प्लेस, चाहे वो हमारी कोई एक गांव हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या कोई स्मॉल एरिया हो सकता है, एक ड्यूरेशन ऑफ स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे हॉट वेदर, रेनी वेदर, ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेट एक जनरलाइज है, देखो, जो हमारे पास वेदर होता है ना, ये ब्रॉड जो वेदर है, वेदर एक नैरोअर कंसेप्ट है, ठीक है। ये एक, लेकिन जो क्लाइमेट है ये ब्रॉड टर्म है, ठीक है। क्लाइमेट क्या है, एक जनरलाइज्ड वेदर होता है या समेशन ऑफ वेदर कंडीशंस होता है ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग ए कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड। मान लीजिए किसी एक एरिया में बहुत ज्यादा ठंड है, वो 4 महीने के लिए हो रही है, 6 महीने के लिए हो रहा है, वो उस एरिया का क्लाइमेट बन जाता है, उसको हम वेदर नहीं कहेंगे। हॉट, जो जैसे कोल्ड क्लाइमेट, जैसे कोल्ड सीजन होता है हमारे पास, ठीक है। सीजन जब एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है, वेदर कंडीशंस जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आती हैं, उसको हम फिर सीजन कहते हैं। जैसे क्लाइमेट इज ए जनरलाइज्ड वेदर, ठीक है, समेशन ऑफ वेदर कंडीशंस जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए आता है। आप सिर्फ अगर हम देखें तो इन दो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस हमें ये याद रखना है कि वेदर जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लेकिन जो क्लाइमेट है ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए आता है। जैसे हमारे पास कोल्ड सीजन आया या ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसको हम ट्रॉपिकल वेदर नहीं कहते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक पूरा एक जैसे एरिया है, पूरा कंटिनेंट है या होल कंटिनेंट है, लार्जर एरिया के लिए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। ये मंथ्स के लिए आ सकता है, ईयर के लिए आ सकता है, इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जो अब जो हम बात करेंगे सीजन क्या होता है, सीजन हमारे पास एक जो हम कहते हैं, अ, अगर हमारे पास वेदर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहा है उसको हम सीजन कहते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है हमें, बस ये याद रखना है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। और जो दूसरी चीज आती है वो मेट्रोलॉजी आता है। इसमें मेट्रोलॉजी क्या हुआ, ये एक ऐसी साइंस होती है जो कि डील करती है लॉज एंड प्रिंसिपल्स एज दे अप्लाई टू एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है उसको जो लॉज और प्रिंसिपल जो गवर्न करते हैं, उनको हम मेट्रोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। बात समझ आ गई। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो सीजन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये सीजन हमारे पास, या तो ये रेनी सीजन हो सकता है, या तो विंटर सीजन हो सकता है, तो समर सीजन हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जब जो हमारे पास मेट्रोलॉजी होता है ये ऐसी साइंस होती है जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को स्टडी करती है, जो कि वेदर को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, ठीक है, उसको हम मेट्रोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। तो आप देखिए, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आगे देखेंगे जो ये
इसको हम एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, जो डेली वेरिएशंस आती हैं उसको हम वेदर कहते हैं, किसी भी एक एरिया, स्मॉलर एरिया में, ठीक। ये तो एक टर्म थी ना, डेली वेरिएशंस को हम कह सकते हैं, वेदर को रिलेट कर सकते हैं उसको हम उससे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं अब मेट्रोलॉजी, और अब देखिए मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं अभी। तो जो मेट्रोलॉजी होता है, इसका जो मेट्रोलॉजी मेट्रियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, ये दोनों जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। जो मेट्रियोलॉजी है इसका मीनिंग होता है हाई इन द स्टार्स। क्या होता है? हाई इन द स्टार्स। जो क्लाइमेटोलॉजी है इसका मतलब होता है, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ। अब हम देखिए जो हमारे पास फादर ऑफ जो मेट्रियोलॉजी है ये कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है। और फादर ऑफ ये इंडियन मेट्रोलॉजी, वो कौन है? वो है हमारे पास डीएन वालिया। और फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है? कोपेन। ये पॉइंट याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर, ये हम अभी देखेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी क्या हुआ। ठीक है। कोपन जो है वो फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास मेट्रोलॉजी होती है, ये एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं, उसको हम मेट्रोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। तो अब क्लाइमेटोलॉजी क्या हुआ? तो मेट्रोलॉजी देख लिया। तो क्लाइमेटोलॉजी होता है ये साइंस डीलिंग विद द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन एंड कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट ओवर द अर्थ सरफेस। जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और जो कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्लाइमेटोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। लेकिन एग्रो क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटिक रिजीम्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के रिलेशनशिप को बताता है। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के फादर कौन है? अभी हमने देखा था कोपेन, ठीक है। नहीं, एग्रोमेट्रोलॉजी की कोपेन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये हमें एक ही याद रखना है, एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर कोपेन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ से स्टार्ट होता है एक चैप्टर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक कलरलेस, टेस्टलेस या ऑडियोलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। तो 99% जो, ऐसे तो एटमॉस्फेयर हमारा एक हजार 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, लेकिन जो हमारे पास 99% टोटल मास एटमॉस्फेयर का है वो 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ के अंडर आता है। तो टोटल एटमॉस्फेयर हमारे पास आता है। और जो मैकेनिकल मिक्सचर होता है गैसेस का एटमॉस्फेयर में, वो आपस में रिएक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। और उसका वेट, मतलब उसका वेट होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, जो हमारे पास होते हैं वो। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर हम, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है हमारे पास, किस क्यों? देखो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है इसका वॉल्यूम 78.08% होता है, ये याद रखना है हमें। लेकिन अगर हम वेट में देखें तो वो 75.52% हो जाता है। ऑक्सीजन 20.94%, और बाई वेट देखें तो 23.14% हो जाता है। आर्गॉन 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% तक हो जाता है, ठीक है। ये रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग 0.04, अगर ऑप्शंस में 0.04 आता है तो हमें इसको
टिक करना है, और इसको 0.9 हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब अदर गैसेस ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये पार्ट इसमें आ जाता है, वेट भी हमें याद करना है और वॉल्यूम भी हमें, ये दोनों जो हैं इनमें याद करने हैं। ये तो ये हमने देख लिया, 78%, 21%, 23, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब जब हम इसको 2-3 बार देखेंगे ना, चार्ट को हम एक टेबल बनाएंगे, उसको अपनी वॉल पर चिपकाएंगे, उस तरीके से हमें ये याद होगा। इस तरीके से हमें इनको जो है, अगर बार बार हम उनको देखेंगे तो हमें वो याद हो जाएगी चीज। द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स, और लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, जो कि 0 से लेकर 4% ऑफ द वॉल्यूम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि कितना वॉल्यूम जो होता है वो वाटर वेपर्स का होता है, वो 0.024% होता है। तो उसके बाद अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम आते हैं तो उसके देखिए, जो ये ट्रोपोस्फेयर है, सबसे पहला जो, देखिए, टेम्परेचर के बेसिस, टेम्परेचर वेरिएशंस के बेसिस पर हमने अपने एटमॉस्फेयर को बहुत सारी लेयर्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले उसमें ट्रोपोस्फेयर आता है। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? ये इक्वेटर के अराउंड, ठीक एट द इक्वेटर होता है, एंड थिन एट पोल्स। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये एट इक्वेटर इट इज थिन। इक्वेटर पर ये थिन होता है, लेकिन पोल्स पर थिक होता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये सारे हम इनको हम इस एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। सबसे पहली चीज, ये साइड के लिए हम जो नीचे ये हॉरिजेंटली जो लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं। और ये वाली जो है, ये वाई एक्सिस है। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पर हमने टेम्परेचर को दिखाया हुआ है, और जो वाई एक्सिस है, इसमें हमने अल्टीट्यूड को दिखाया गया है। सबसे पहली लेयर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर 8 से लेकर 18 ये किलोमीटर तक फैली हुई है। कहां से कहां तक? 8 to 18 किलोमीटर। जो हमारे पास है, ये 8 to 18 किलोमीटर तक फैली हुई है ट्रोपोस्फेयर। और इसमें जो एटमॉस्फेरिक मास है, वो 85% एटमॉस्फेरिक मास ट्रोपोस्फेयर के इस ट्रोपोस्फेयर की लेयर के अंदर आता है। ये हमें, जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, ये इसमें जो वेदर एलिमेंट्स है, जो वेदर एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे क्लाउड्स की फॉर्मेशन, ये देख रहे हैं आप, क्लाउड्स, क्लाउड्स की फॉर्मेशन, जो हमारे पास फॉग होता है, ड्यू होती है, मिस्ट होती है। फॉग, ड्यू, मिस्ट, क्लाउड्स एक्स्ट्रा आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। ठीक है, जितने भी वेदर फिनोमिनॉन्स होते हैं, वो इस लेयर के अंदर आते हैं, जो कि 8 से लेकर 18 किलोमीटर के अंडर आती है। और इन लेयर्स को हमने किन बेसिस पर किया है? वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने इन लेयर्स को जो है वो बांटा है हमने इसको, ठीक है, मतलब कि इनकी क्लासिफिकेशन की है। तो इसके बाद जो एक एक जोन आता है, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज होता है, इसमें टेम्परेचर कितना रहता है? -60 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कितना रहता है, तो ऑप्शंस में -40, 60, 70, 90 आ सकता है। तो हमने इसको टिक करना है, -60 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोपॉज में, और ये कांस्टेंट रहता है। ये इसमें डिफरेंस नहीं आता है। आप देखिए, आप इसको एक इस तरीके से याद रख सकते हैं, कैसे? ये एम बना के, ये ऐसे एम बन रहा है ना, आप देखिए,
ये बता रहा है हमें कि जो ट्रोपोस्फेयर है, इसमें देख रहे हैं अभी ऐसे लाइन बनी हुई, ये वाली लाइन में आपको बताता हूँ, ये इसमें क्या बता रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है जो जो हम ऊपर चलते जा रहे हैं, जो जो हम अल्टीट्यूड में ऊपर चलते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। ये भी हम देखेंगे। पहले हमने देख लिया ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या टेम्परेचर कितना होता है, कितना हाइट होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है, ये अप टू 50 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये डस्ट फ्री होती है, क्लाउड्स फ्री होती है, नो क्लाउड्स। और ये वार्मेस्ट लेयर होती है। क्यों होती है वार्मेस्ट लेयर? हाँ, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो तभी ये वार्मेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और बिकॉज ओजोन इज प्रेजेंट, ठीक है, बिकॉज सॉरी, seat of the most photochemical reactions occur here, seat of the most photochemical reactions। ठीक है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसमें होती है। इसमें वर्टिकल मिक्सिंग हो जाती है किसकी? जब नीचे लेयर से हमारे पास आती है, और वर्टिकल मिक्सिंग ओ टू फॉर्मिंग, फॉर्मेशन किसकी होती है? O3। इससे ऑक्सीजन आती है तो वर्टिकल मिक्सिंग हो जाती है ओजोन, ये O2 की जब यूवी रेडिएशंस आती हैं तो उससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, दो नेसेंट ऑक्सीजन बन जाते हैं। वो दो नेसेंट ऑक्सीजन जो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उससे कंबाइन होकर ओजोन की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ O2, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसकी होती है? O3। और जो ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसमें 3% जो हमारे पास टोटल मास होता है वो इस लेयर के अंदर आता है। जो बता रहा हूँ ना मैं, ये सारा ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर इनमें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सीधा इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में या बुक में लिख सकते हैं आप। तो इसमें 15% ऑफ टोटल मास आता है। और ये जो 20 से लेकर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन पाई जाती है, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कितनी? 2 से लेकर 8 ppm। समझ आ रही है आपको बात अच्छी तरह? ठीक है। तो अब जब हम ऊपर ज- जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें, और देखिए इसमें कैसे जूं जूं हम ऊपर अल्टीट्यूड में चलते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये आप एम से देख सकते हैं, इसमें किस तरीके से आपको याद रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर इसमें बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो मीजोस्फेयर लेयर है, ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आ जाती है, 50 to 80 किलोमीटर, अप टू 50 स्ट्रेटोस्फेयर थी। स्ट्रेटोस्फेयर उसके बाद टू 80 किलोमीटर जो है वो मीजोस्फेयर आती है, ये कोल्डेस्ट लेयर होती है। कोल्डेस्ट लेयर होती है, ये हमें इसमें ये याद रखना है कि जो ये मीजोस्फेयर एक कोल्डेस्ट लेयर होती है, इसमें भी, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, इसमें भी जो जो हम ऊपर चलते जाते हैं टेम्परेचर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, मतलब कि ठंड बढ़ती जाती है। कोल्डेस्ट लेयर है, एम के थ्रू हम बता सकते हैं इसको, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे,
ये कोल्डेस्ट लेयर है जो, और मीसोपॉज में जो टेम्परेचर रहता है ये कांस्टेंट रहता है कितना, -100 डिग्री सेल्सियस का। ये कांस्टेंट रहता है यहाँ, ठीक है। अब देखिए जो इसमें हमने जो दूसरी चीज देखनी है, ये इसके ऊपर आता है आइनोस मीसोपॉज में, और ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ये, मतलब अगर हम देखें अंडर 80 किलोमीटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस का होता है। उसके बाद आयोनोस्फेयर आता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन हम करते हैं। वो इस लेयर से होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन है वो इनमें होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ऊपर लिख सकते हैं, जैसे 99.99% मास जो है एटमॉस्फेयर का वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के अंडर आता है। और जो हमारे पास यूवी रेडिएशन एटमॉस्फेयर से आती है ना, उनमें जो यूवी बी रेडिएशन, यूवी बी और यूवी सी रेडिएशंस हैं, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती हैं। जो हमारे पास 50% एटमॉस्फेरिक मास है, वो लेस देन 5.6 किलोमीटर के अंडर आता है एटमॉस्फेयर के। 90% एटमॉस्फेरिक मास जो है वो लेस देन 16 किलोमीटर के अंडर आता है। और 99% एटमॉस्फेरिक मास जो हमने देखा था वो लेस देन 40 किलोमीटर के अंडर आता है, जिसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर्स आती हैं। तो हमने देखा था किस तरीके से 99% मास है वो अंडर 40 किलोमीटर आता है। तो इसमें हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमने देखा, टेम्परेचर डिफरेंसेस, लेयर्स, वर्टिकल टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है विद ऑल्टीट्यूड, कौन सा ओजोन लेयर कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, कौन सी कोल्डेस्ट लेयर है, कहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, वर्टिकल मिक्सिंग कहाँ पर होती है, वार्मेस्ट लेयर कौन सी है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ O3 कितने अल्टीट्यूड में आता है, 20 to 40 किलोमीटर। ये आप जब एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास कुछ वेदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड मूवमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और क्लाउड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोलर रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। अब जो सोलर रेडिएशंस होता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें पता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमें ये बात पता है। अब 99.9% जो सन है वो हमारे पास एनर्जी को सप्लाई करता है अर्थ की सरफेस की तरफ। और सोलर रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जब हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरती है, और जो हमारे पास एनर्जी है ना उसका वो एक कांस्टेंट अमाउंट में गिरती है। और उस कांस्टेंट अमाउंट की जो सोलर रेडिएशंस इमिट करता है सन, उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। उस सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1.94 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मीटर होती है। इसका क्या मतलब हुआ,
द एनर्जी फॉलिंग इन 1 minute ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 square centimeter. एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज इन SI यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया पर 1 मिनट में कितनी एनर्जी फॉल कर रही, उसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ये फिक्स होता है, ये कितना है 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। और हमें पता है क्वांटा फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी जो सन की रेज हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरती हैं। और इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, जब अब फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशंस होती हैं हमारे पास कुछ, जैसे डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस हैं, डिफ्यूज सोलर रेडिएशंस। जो हमारे पास डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस होती हैं, ये हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो 90% फोटोसिंथेसिस होता है वो अंडर द सी होता है और 10% टेरेस्ट्रियल होता है फोटोसिंथेसिस। एक सेकंड, इसको मैं लिख लेता हूं। 90% जो है फोटोसिंथेसिस ये अंडर द सी होता है। ठीक है, और 10% टेरेस्ट्रियल होता है। ये बात आपको पता चल गई। अब जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस होती हैं ये अर्थ की सरफेस के ऊपर डायरेक्ट इंसिडेंट हुई होती हैं, और जो रेडिएशन स्कैटर हुई होती हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स के थ्रू, उनको हम कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशंस या स्काई रेडिएशन भी उनको कहते हैं। यहाँ तो देखो, जो सोलर रेडिएशन है हमारे पास, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी सीधा, या वो स्कैटर हो जाएगी, या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिएशंस को थोड़ा डिफ्यूज कर देते हैं, मतलब कि स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग जो होती है उसको हम डिफ्यूज्ड रेडिएशन की कहते हैं, या स्कैटर्ड रेडिएशन भी हम उनको कहते हैं। अब देखिए, जो अगर हमारे पास देखिए, जो सोलर रेडिएशंस ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, क्लाउडीनेस आल्सो इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ डिफ्यूज्ड। ओके, और जो हमारे पास डिफ्यूज रेडिएशन होती है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। जो डिफ्यूज रेडिएशन होती है, मतलब कि जो स्कैटर्ड होती है, जो कि स्कैटर्ड रेडिएशन होती हैं, उनमें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है 65%। लेकिन जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है उसमें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, सिर्फ 42%। और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जो हमारे पास डिफ्यूज सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। क्यों? क्योंकि 65% जो हमारे पास डिफ्यूज रेडिएशन है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, और 42% डायरेक्ट रेडिएशन हमारे पास फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, उसमें अगर हम परसेंटेज में देखें। और सनशाइन और सनराइज से पहले जो एनर्जी रिसीव होती है अर्थ की सरफेस के ऊपर या अर्थ में, वो डिफ्यूज या स्काई रेडिएशन के थ्रू होती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्लोबल रेडिएशन होती है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन क्या हुआ, ये सम टोटल होता है किसका, डिफ्यूज और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का। हॉरिजॉन्टल सरफेस की अर्थ के, जब अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो डिफ्यूज रेडिएशन और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ती है उनको हम ग्लोबल सोलर रेडिएशन कहते हैं। और ग्लोबल सोलर रेडिएशन में जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है वो 50% होती है। ठीक है, तो वो सोलर रेडिएशन जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विदाउट चेंज इन इट्स क्वालिटी, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, उसको हम एल्बिडो भी कहते हैं। और अगर जब क्लाउडी डे होता है तब हमें पता है क्लाउड्स, आज के बाद हमें ये याद रखना है कि क्लाउड्स जो हैं वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। और जब क्लाउडी डे होता है तब देखो, तब उतना अच्छी तरह से सनलाइट नहीं आती है, तब थोड़ा अंधेरा जैसा लगता है हमें। वो क्यों लगता है? क्योंकि क्लाउड्स आर वेरी इफेक्टिव रिफ्लेक्टर्स ऑफ द लाइट, सो दैट्स व्हाई लिटिल सोलर रेडिएशन रीचेस द अर्थ सरफेस ऑन ए क्लाउडी डे। स्नो और क्लाउड जो होते हैं ना, ये इफेक्टिव रिफ्लेक्टर्स होते हैं
लेकिन जो वाटर सरफेस होती है या सी होता है, ये पुअर रिफ्लेक्टर्स होते हैं, और चूंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ये अच्छे हमारे पास सिंक बन जाता है सोलर एनर्जी का। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो 90% जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो सी के अंडर होती है और 10% टेरेस्ट्रियल होती है, ठीक है। तो रॉक्स, सैंड, सॉइल एंड वेजिटेशन रिफ्लेक्ट 10 to 30% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। और वो रेडिएशन जो कि अर्थ की सरफेस जो हमारे पास ये इमिट करती है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है जो अर्थ जो उसको रिफ्लेक्ट करती है, एक्चुअली द अर्थ जो एब्जॉर्ब करती है विच इज इन शॉर्ट वेव्स एंड इमिट्स बैक इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, क्योंकि लॉन्ग जो एब्जॉर्ब तो करती है वो शॉर्ट वेव्स की फॉर्मेट में, लेकिन जो उसको भेजती है वापस वो लॉन्ग वेव्स की फॉर्मेट में भेजती है। और द रेडिएशन बैलेंस बिटवीन ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, उसको हम नेट कहते हैं। नेट जो ग्लोबल हमने देखा था यहाँ पर, ग्लोबल सोलर रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को हम जो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं नेट रेडिएशन। द रेडिएशन बैलेंस्ड सोलर रेडिएशन उसको हम नेट रेडिएशन कहते हैं। ये हमें पॉइंट याद रखना है। द रेडिएशन बैलेंस बिटवीन ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, इसको हम नेट रेडिएशन कहते हैं। अब मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए जो इंटरनेशनल यूनिट होता है सोलर रेडिएशन को एक्सप्रेस करने का वो वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन जो ओल्डेस्ट यूनिट है वो इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का है वो लक्स है। द मेट्रिक यूनिट जो हम इसको कहते हैं ऐसा यूनिट कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। जो ऐसा यूनिट है जो सीजीएस यूनिट है जो कि मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है उसको वो क्या है, द सीजीएस यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज इन मेट्रोलॉजी प्रायर टू एडॉप्शन ऑफ ऐसा यूनिट इज कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। लेकिन जो सीजीएस यूनिट है वो कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट है। और 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। हमें अगर पूछे 1 वाट में कितने जूल होते हैं तो 1 जूल होते हैं, लेकिन 1 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर 1 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट में कितने वाट पर स्क्वायर मीटर होंगे, 697, ठीक है। अब देखिए जब हम आगे चलते हैं, सोलर कांस्टेंट हमें पता है इतना कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट होता है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज मेजर्ड इन, जो हमारे पास पावर होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो कि हमने देखा था 62% जो है वो डिफ्यूज होती है और 42% डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के में आती है। लेकिन जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को किस में मेजर किया जाता है, आइंस्टाइन यूनिट में, जो कि 1 मोल ऑफ फोटॉन्स के बराबर होता है। और पीएआर को क्वांटम सेंसर्स के थ्रू मेजर किए, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, मेजर किया जाता है। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करते हैं वो क्या है, जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करता है वो पायरेनोमीटर है, ठीक है। अलग अलग किस्म के पायरेनोमीटर्स होते हैं, जैसे एक है एप्ली पायरेनोमीटर, इज अ थर्मोफाइल विथ ब्लैक एंड व्हाइट सेगमेंट्स। इसमें देखो ये एक थर्मोफाइल होता है जिसमें ब्लैक और व्हाइट सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक बैंड एब्जॉर्ब रेडिएशन को करता है, लेकिन जो व्हाइट बैंड है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट पोर्शंस में, जो कि थर्मोफाइल सेंस कर देता है। तो जो थर्मोफाइल का आउटपुट होता है वो सोलर रेडिएशन के लीनियरली रिलेटेड होता है, ठीक है। जो थर्मोफाइल का हमारे पास आउटपुट होता है वो सोलर रेडिएशन के लीनियरली रिलेटेड होता है। जो दूसरा पायरेनोमीटर आता है वो बेलेनी पायरेनोमीटर है। ये किसका कंसिस्ट किया गया होता है, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब का विद ग्रेजुएशन का मतलब वो थोड़ा टिल्टेड जैसा होता है ये, ठीक है। और the top end of the glass tube is attached to a spherical glass। जो इसका टॉप एंड होता है वो जो
स्पेरिकल ट्यूब से अटैच किया जाता है टू ए स्पेरिकल ग्लास विच इज कोटेड विद मेटल आउटसाइड एंड कंटेन्स अल्कोहल इनसाइड। और जो ऊपर वो स्पेरिकल गिलास होता है उसके अंदर जो अल्कोहल भरी हुई होती है, और स्पेरिकल ग्लास एनक्लोज इसकी किसमें किया जाता है, ग्लास डोम में, जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन को सिर्फ अंदर आने देता है। जब सोलर रेडिएशन उस पर फॉल करती है, जो मेटल कोटेड स्पेरिकल ग्लास है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हीट अप हो जाता है। तो जो अल्कोहल प्रेजेंट होती है उन स्पेरिकल ग्लास में वो इवेपोरेट हो जाती है और नैरो ट्यूब में एस्केप कर जाती है, जो वहां पर उसकी कंडेंसेशन होती है। तो जो अमाउंट ऑफ अल्कोहल उस ट्यूब में पाया जाता है वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को। और अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल पायरोनोमीटर्स भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो प्रिसीजन पायरोनोमीटर और लिकर पायरोनोमीटर है। तो जो प्रिसीजन पायरोनोमीटर है वो रोटेटिंग ड्रम के साथ अटैच किया गया होता है ग्राफ पेपर के साथ, और ये रेडिएशन को कंटिन्यूसली मेजर करता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा पायरोनोमीटर है जो कि सोलर रेडिएशन को कंटिन्यूसली मेजर करता है। तो कौन सा पायरोनोमीटर हम लिखेंगे, प्रिसीजन पायरोनोमीटर। और जो लिकर पायरोनोमीटर है अटैच टू एन इंटीग्रेटर एंड टोटल सोलर रेडिएशन इज रेडियली डायरेक्टेड। अब डिफ्यूज रेडिएशन कैन बी मेड, जो डिफ्यूज रेडिएशन है उसको हम शेडिंग पायरोनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ताकि जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है उसको अवॉइड करने के लिए। और रिफ्लेक्टिविटी मेजर करने के लिए पायरोनोमीटर स्पेशल टाइप का होता है, उसको हम एल्बिडोमीटर कहते हैं। नेट रेडिएशन को हम नेट रेडियोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। नीचे अब हम आगे चलते जाएंगे तो देखिए जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है पार, ये किसके साथ मेजर की जाती है, हमने ऊपर भी देखा था, क्वांटम सेंसर्स। और ये इंस्ट्रूमेंट मोस्ट यूजफुल होता है हमें, ताकि इससे हमें पता चलता है कि कितनी फोटोसिंथेसिस हमारे उस वहाँ पे मतलब कितनी हो सकती है उसमें फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक अलग किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है ट्यूब सोलरीमीटर। जो ये ट्यूब सोलरीमीटर्स हैं, इसमें ये क्या कंटेन करता है, सेवरल क्वांटम सेंसर्स जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर माउंट किए गए होते हैं। ये कि यूजफुल होता है, इससे हम क्यों यूजफुल होता है, क्योंकि इससे हम इंटरसेप्टेड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को मेजर करते हैं क्रॉप की कैनोपी से, ठीक है। द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रिसीव्ड अबव द क्रॉप सरफेस, उसको हम क्वांटम से, देखो क्रॉप सरफेस के ऊपर जो एरिया होता है, जो वहां पर रेडिएशन होती है, उसको तो हम इससे क्वांटम सेंसर से मेजर करते हैं। लेकिन जो ट्यूब सोलरीमीटर्स है, इसको हम ग्राउंड के सरफेस के ऊपर रखते हैं। ये क्या करता है, ये पावर को जब ये हमारे पास सॉइल की सरफेस पर आ जाती है पार, उसको मेजर करता है क्रॉप की कैनोपी को, मतलब अंदर जाते हुए, मतलब इंटरसेप्ट करते हुए। तो जो डिफरेंस होता है इनकमिंग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अर्थ की ये सॉइल की सरफेस के तक, वो हमें क्या देता है, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड पावर। ये डिफरेंस होता है, ये कोई इंटरसेप्टेड पावर कोई नहीं है कि एक डिफरेंस है किसमें, इनकमिंग पावर और पावर नियर द सॉइल सरफेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इंटरसेप्टेड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को कौन मेजर करता है, ट्यूब सोलरीमीटर्स। ट्यूब सोलरीमीटर्स में कौन से जुड़े होते हैं, क्वांटम सेंसर्स जुड़े हुए होते हैं। और जो पायर हेलियोमीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये मेजर क्या करते हैं, डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस को मेजर करते हैं। कौन से, पायर हेलियोमीटर्स। डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस को हम इससे मेजर करते हैं, लेकिन जो पायरोनोमीटर्स हैं, ये हमने देखा था टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करता है। ये हमें पॉइंट, ये आप जब हम इसको एक दो बार पढ़ेंगे, ये हमें अच्छी तरह जो है अपने दिमाग में बैठ जाएगा। हमें रिवीजन करने की इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो सेंसर्स जो कि सन को ट्रैक करते हैं, इनको हम राइट एंगल्स पर माउंट किया जाता है। देखिए अब सनशाइन रिकॉर्डर्स हैं जो कि सनशाइन आवर्स को रिकॉर्ड करते हैं। सनशाइन रिकॉर्डर, सनशाइन जो आवर्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैंपबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर, जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। दूसरा होता है फोटोकेमिकल सनशाइन रिकॉर्डर, जो कि यूएसए में यूज किया जाता है, फोटोकेमिकल सनशाइन रिकॉर्डर, ठीक है। द सनशाइन रिकॉर्डर यूज्ड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ग्लोब विच एक्ट्स एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फोकसेस द बीम टू अ स्फेरिकल रिकॉर्डिंग पेपर।
तो हमें इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो कैपेबल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर है ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं इंडिया में, लेकिन जो ये फोटोकेमिकल सनशाइन रिकॉर्डर है ये यूएसए में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है ये मेजर क्या करता है, सोलर रेडिएशंस, नैरो वेव बैंड्स की जो सोलर रेडिएशंस है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर ये मेजर करता है। तो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर किसने बनाया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु ने बनाया था, जो कि मेजर करती है रेडिएशन एट एन इंटरवल ऑफ 20 नैनोमीटर बैंड। इसकी जो विड्थ होती है वो 400 से लेकर 1010 mm वेवलेंथ रेंज होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है रिलेशनशिप फाइंड करने में क्रॉप कैरेक्टर्स और रिफ्लेक्टेंस के बीच में। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप बताइए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स और रिफ्लेक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप को बताता है हमें, वो कौन सा है, वो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है। These relationships are utilized to intercept remotely sensed data. Infrared thermometer senses radiations in the range of 8 to 14 mm waveband. It measures surface temperature and plants without contact. ठीक है, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है ये सरफेस टेम्परेचर को, प्लांट के सरफेस टेम्परेचर को उसके कांटेक्ट में आए बिना ही हमें सेंस कर देता है। और ये इंपॉर्टेंट होता है वाटर स्टेटस, प्लांट के वाटर स्टेटस को बताने के लिए। और ये इरिगेशन को शेड्यूल करने के लिए। थैंक यू।